इंडोनेशिया में एक मंदिर है जिसे बनाने में 20 लाख पत्थर लगे, 504 बुद्ध की मूर्तियां, 72 स्तूप, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन इंडोनेशिया की सरकारी पाठ्य पुस्तकें यह नहीं बताती कि इस मंदिर की आत्मा कहां से आई। ये आत्मा आई थी बिहार के एक गांव से, एक भिक्षु की झोली में, 7वीं सदी में। और यह सब हमें पता है एक चीनी यात्री की डायरी से, जो आज भी बीजिंग के एक पुस्तकालय में रखी है। आज की कहानी उस भिक्षु की है जिसका नाम इंडोनेशिया ने भुला दिया, लेकिन जिसका काम आज भी वहां की मिट्टी में सांस लेता है। रुकिए मत, यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी। 7वीं सदी, बिहार, नालंदा। उस वक्त नालंदा कोई साधारण जगह नहीं थी। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 शिक्षक, 9 मंजिला पुस्तकालय जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। चीन से आते थे छात्र, कोरिया से, श्रीलंका से, और दूर, बहुत दूर दक्षिण पूर्व एशिया से भी। इसी नालंदा में थे धर्मपाल, नालंदा के धर्मपाल, एक बौद्ध भिक्षु, विद्वान, शांत, लेकिन भीतर से एक आग थी। वह आग थी ज्ञान को फैलाने की। उन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया में एक साम्राज्य उभर रहा था, श्रीविजय, आज का सुमात्रा और जावा, इंडोनेशिया। श्रीविजय के राजाओं ने सुना था नालंदा का नाम। उन्होंने संदेश भेजा, हमारे यहां आइए, हमारे लोगों को पढ़ाइए। अब सोचिए, 7वीं सदी में समुद्री यात्रा का मतलब क्या था? कोई जीपीएस नहीं, कोई मौसम की जानकारी नहीं, बस लकड़ी की नाव, हवा का रुख और तारों का सहारा। धर्मपाल ने फिर भी हां कहा। यह फैसला इतिहास बदलने वाला था। लेकिन रुकिए, पहले यह जानना जरूरी है कि वह जा क्यों रहे थे और किसने उन्हें भेजा। 7वीं सदी में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक रास्ता था, व्यापारियों का रास्ता, मसालों का रास्ता और ज्ञान का रास्ता। यह रास्ता था हिंद महासागर। धर्मपाल उसी रास्ते पर निकले। नालंदा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति, आज का तामलुक, पश्चिम बंगाल, वहां से समुद्र। जावा की दूरी ताम्रलिप्ति से लगभग 4,000 किलोमीटर। समुद्र में, लहरों पर, अनिश्चितता में। उस यात्रा में महीनों लगते थे, कभी कभी जहाज डूब जाते थे, लेकिन धर्मपाल पहुंचे। श्रीविजय साम्राज्य की राजधानी पालेमबांग, सुमात्रा। वहां के राजा ने उनका स्वागत किया और फिर धर्मपाल ने वह काम शुरू किया जो उन्हें इतिहास में अमर कर देगा। आप सोचिए, एक अकेला भिक्षु, अजनबी देश में, अजनबी भाषा के बीच, वह क्या करेगा? कोई सेना नहीं, नहीं, बस ज्ञान। कमेंट में बताइए उसने पहले क्या किया होगा। जो उसने किया वह इतना बड़ा था कि एक चीनी यात्री ने उसे अपनी डायरी में दर्ज किया। वह डायरी आज भी मौजूद है। आगे सुनिए। 613 ईस्वी, चीन से एक यात्री निकला, येजिंग आइटसिंग, जैसा पश्चिमी इतिहासकार उसे कहते हैं। वह भी उसी रास्ते पर था, भारत की तरफ, नालंदा की तरफ। लेकिन रास्ते में उसने जो देखा वह उसने लिख दिया। येजिंग ने लिखा, जावा द्वीप पर 1,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु हैं। वे उसी पद्धति से पढ़ते हैं जैसे भारत में पढ़ाया जाता है। जो भिक्षु भारत जाना चाहते हैं उन्हें पहले यहां 1-2 साल रहना चाहिए। यहां की शिक्षा नालंदा जैसी है। 1,000 भिक्षु, नालंदा जैसी शिक्षा, जावा में, 7वीं सदी में। यह कैसे हुआ? यह हुआ क्योंकि धर्मपाल जैसे भिक्षुओं ने वहां जाकर पढ़ाया। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ वहां पहुंचाए, अभिधर्म की शिक्षा दी, विनय पिटक समझाया। उन्होंने वहां के राजाओं को बताया। थर में बदल गया। 1750 ईस्वी, जावा ने एक फैसला किया। वे बनाएंगे एक ऐसा मंदिर जो दुनिया ने पहले नहीं देखा। 20 लाख पत्थर, 9 मंजिल, 504 बुद्ध की मूर्तियां, 72 स्तूप, 2,700 से अधिक रिलीफ पैनल्स जिनमें बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी गई हैं। इन पैनल्स में क्या है? व्यापारी जहाज, समुद्री यात्राएं, भिक्षुओं की शिक्षा, यानी वही दुनिया जो धर्मपाल जैसे भिक्षुओं ने वहां पहुंचाई थी। बोरोबुदुर की वास्तुकला किस पर आधारित है? इतिहासकार बताते हैं ये मंडल पर आधारित है। मंडल
वह भारतीय अवधारणा जो ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती है। ऊपर से देखिए बोरोबुदुर को। यह एक विशाल मंडल है। यह मंडल की अवधारणा नालंदा में एक अजनबी देश में ज्ञान का बीज बोया और 100 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। लेकिन अब वह सवाल जो शुरू से मन में था, धर्मपाल का नाम आज इंडोनेशिया में क्यों नहीं लिया जाता? यह सवाल इतिहासकारों ने भी पूछा है। जवाब कई हैं। पहला, समय। 7वीं सदी से आज तक 1400 साल। 1400 साल में साम्राज्य बदले, धर्म बदले, भाषाएं बदली। श्रीविजय साम्राज्य खत्म हुआ, शैलेंद्र वंश खत्म हुआ। जब इस्लाम इंडोनेशिया पहुंचा 15वीं सदी में, तो बोरोबुदुर जंगल में दब गया। 1000 साल तक यह मंदिर जंगल में सोया रहा। 1814 में एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस रैफल्स ने इसे फिर से खोजा, लेकिन तब तक वह धागा टूट चुका था, जो धागा नालंदा को बोरोबुदुर से जोड़ता था। दूसरा कारण, राष्ट्रीय पहचान। हर देश अपनी विरासत को अपना बताना चाहता है, यह स्वाभाविक। और पूरा इतिहास यह है कि वह ज्ञान जिसने बोरोबुदुर को, वह आया था नालंदा से, धर्मपाल जैसे भिक्षुओं की झोली में। ये जिंग की डायरी, जो आज भी मौजूद है, यह साबित करती है कि 7वीं सदी में जावा में नालंदा जैसी शिक्षा थी, कि 1000 भिक्षु उसी पद्धति से पढ़ते थे, कि भारत और जावा के बीच एक जीवित, सांस लेता हुआ ज्ञान का पुल था। वह पुल आज भी बोरोबुदुर की हर ईंट में है, बस देखने वाली आंख चाहिए। आज बोरोबुदुर में हर साल लाखों लोग आते हैं, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से और भारत से भी। वे उन पत्थरों को छूते हैं, उन मूर्तियों के सामने झुकते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इन पत्थरों में बिहार की मिट्टी है, नालंदा के शिक्षकों की आवाज है, धर्मपाल जैसे भिक्षुओं का संकल्प है। धर्मपाल ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई साम्राज्य नहीं जीता, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, बस ज्ञान था। और वह ज्ञान 4000 किलोमीटर समुद्र पार करके एक पूरी सभ्यता बदल गया। आज बोरोबुदुर के उन रिलीफ पैनल्स में जहां समुद्री जहाज उकेरे हैं, उन जहाजों में से एक पर शायद धर्मपाल भी थे, पत्थर में। हमेशा के लिए इतिहास की किताबें भूल जाती हैं, लेकिन पत्थर नहीं भूलते। आपको लगता है कि बोरोबुदुर की भारतीय जड़ों को दुनिया के सामने, और या क्या यह काफी है कि पत्थर खुद बोलते हैं? दोनों तरफ के जवाब सुनना चाहते हैं हम। कमेंट में लिखिए। और अगली कहानी एक भारतीय व्यापारी की, जिसने 9वीं सदी में अरब के खलीफा के दरबार में संस्कृत के ग्रंथ पहुंचाए, या वह भारतीय गणितज्ञ जिसके बिना आज का इंटरनेट नहीं होता। कमेंट में बताइए कौन सी कहानी पहले। जय हिंद।